Hello everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome back to the channel. Dear friends, BNSS एक्ट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से हम स्टार्ट करेंगे सर्च एंड सीज का टॉपिक और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 96 से लेकर के सेक्शन नंबर 102। सारे सेक्शंस को हम प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 96। फ्रेंड्स, ये सेक्शन में बात करी गई है सर्च वारंट की। आपको क्या लगता है कोर्ट को क्या जरूरत पड़ जाती है सर्च वारंट देने की? जब कोर्ट को ऐसा लगे ना कि जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी गुड्स, कोई भी सामान कोर्ट को चाहिए सबूत के रूप में, लेकिन कोर्ट ये भी जानती है कि सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी गुड्स है उसके सामने पेश नहीं ही होने वाले हैं, तभी कोर्ट क्या है सर्च वारंट देती है। ठीक है, अब ये सेक्शन में सब सेक्शन 1 में हमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, वो समझने हैं हमने। सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को पहले थोड़ा लेमैन के लैंग्वेज में समझ ले। चलो एग्जांपल लेना देसी भाषा वाली। मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको बोला है कि बेटा पढ़ाई करो। आपने बोला ठीक है। आपकी मम्मा को लगता है मैंने इसे बोल तो दिया, सामने से इसने भी ठीक बोल दिया कि मैं करता हूँ पढ़ाइयां करती हूँ, लेकिन मन ही मन डाउट है कि ये सच में पढ़ेगा भी, ये सच में पढ़ भी रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि रूम में मोबाइल में गेम खेली जा रही है या दोस्तों के साथ फोन पे गप्पे लग रही है। तो फिर मम्मा क्या करेगी आपकी? हाँ, वो देखेगी क्या हो रहा है बेटा, सच में पढ़ाई हो भी रही है या नहीं। ठीक इसी तरह से इसका सबसेक्शन 1 का सबसे पहला पॉइंट बोलता है, एग्जाम्पल ही ले लो इसकी भी। मान लो मिस्टर पिंकू कौन है? बिजनेसमैन है। कोर्ट उसको ऑर्डर देती है कि पिंकू आप क्या करिए, अपने कंपनी के ओरिजिनल अकाउंटिंग रजिस्टर्स हमारे सामने पेश करिए। पिंकू कहता है ओके। अब बिल्कुल मम्मा की तरह ही ना कोर्ट को भी हुआ मन ही मन डाउट। कोर्ट को लगता है कि यार मैंने बेशक बोल तो दिया है कि ये रजिस्टर हमारे सामने पेश करो, इसने भी बोल दिया कि ठीक है मैं लाता हूँ, पर मन ही मन डाउट है कि कुछ तो ये गड़बड़ करेगा। गड़बड़ इन द सेंस कोर्ट को लगता है कि ये रजिस्टर ना पेश करने के लिए, रजिस्टर नहीं पेश करने के लिए या तो उस रजिस्टर को छुपा देगा, कोई भी झूठा बहाना बना देगा कि ओ रजिस्टर तो कहीं खो गया, इस तरह से कुछ तो करेगा ये गड़बड़, मतलब सीधे तरीके से नहीं ही रजिस्टर देगा ये हमको। तो कोर्ट क्या करेगी बोलो? हाँ, ऐसे सिनेरियो में कोर्ट सर्च वारंट निकालती है। फिर तो क्या समझे आप इसके पहले पॉइंट में कि अगर सेक्शन 94 या 95 के तहत कोर्ट ऑर्डर देती है कि इस डॉक्यूमेंट को या इस गुड्स को हमारे सामने पेश किया जाए एंड कोर्ट को मन ही मन डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ होगी, तो फिर कोर्ट सर्च वारंट का ऑर्डर देती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मान लीजिए आपके घर में आपकी कोई फेवरेट बुक कहीं खो गई है, आपको पता ही नहीं है यार कि वो दरअसल किस रूम में मिलेगी, किस कबर्ड में मिलेगी, या घर में किसने उसको रखा हुआ अपने पास, और घर में किसी और को भी नहीं पता है, आपको कोई नहीं बता पा रहा है कि वो उसने कहाँ देखी है वो बुक। आप क्या करोगे? पूरे के पूरे घर में ढूंढोगे, जहां से भी मिलेगी उसको ढूंढोगे कि मिल जाए बुक, राइट? लेकिन ये कौन सा केस है जहां आपको दरअसल कुछ अंदाजा ही नहीं है कहाँ होगी, बस अब कहीं से भी ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ भी सेकंड पॉइंट में पता क्या हो रहा है, कोर्ट को भी नहीं पता है कि जो डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए या जो गुड्स उन्हें चाहिए दरअसल वो मिलेगा कहाँ पर, किस पर्सन के पास से मिलेगा, किस जगह से मिलेगा, पता ही नहीं है भाई कुछ। ना कोर्ट जानती है, ना पुलिस जानती है, ना ही कोई विटनेस है जो बता पाए कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट या कहाँ है वो गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक क्राइम के रिलेटेड हार्ड डिस्क थी जो सबूत के रूप में, जो प्रूफ के रूप में चाहिए थी कोर्ट को, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, किसी को पता ही नहीं है, ना पुलिस जानती है, ना कोई विटनेस है जो ये बता पाए कि वो हार्ड डिस्क मिलेगी तो मिलेगी कहाँ। तो कोर्ट यहाँ भी क्या करेगी? सर्च वारंट दे देगी। जैसे आप अपने इस बुक को अब कहीं से भी ढूंढते, पूरा घर छाट मारते बुक ढूंढने के लिए, ऐसे ही कोर्ट भी क्या करेगी? जाओ करो सर्च, जहां से मिलती है लाओ वो हार्ड डिस्क और करो हमारे सामने पेश। तो दूसरे सिनेरियो में आपने क्या समझा?
अगर कोर्ट पुलिस नहीं जानती, कोई विटनेस नहीं है, कोई बता नहीं पा रहा वो डॉक्यूमेंट कहाँ है या कोई गुड कहाँ है, तब भी कोर्ट सर्च वारंट देती है कि जाइए, जहां से मिले लाइए उस गुड को, लाइए उस डॉक्यूमेंट को। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। कोर्ट को लगता है कि जो भी ट्रायल चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, इसका पर्पस तभी पूरा होगा जब वाइडर लेवल पे सर्च होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट को पता चल गया कि जो हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए वो XYZ वेयर हाउस में मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है, अब वेयर हाउस में मान लो कितने सारे रूम हैं, ये नहीं पता कि कौन से रूम में है या रूम के कौन से ड्रॉअर में है, ये नहीं पता। तो कोर्ट यहाँ पे वाइडर सर्च करने का आपको सर्च वारंट इशू कर सकती है। कोर्ट बोल सकते हैं कि इस पूरे के पूरे वेयर हाउस को सर्च कर लो तुम लोग। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सर्च वारंट में जितना दायरा दिया होता है, जितना मेंशन होता है, बस उतनी जगह पे ही सर्च हो सकती है। इसलिए थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अपने प्रोसीडिंग के, अपने ट्रायल को पर्पस पूरा करने के लिए वाइडर सर्च की जरूरत है, तो वो वैसा सर्च वर्ड इशू कर देती है। तो कोर्ट यहाँ कह सकते हैं कि जाइए, पूरे के पूरे फैक्ट्री में आप सर्च कर सकते हैं, आप पूरे के पूरे वेयर हाउस में सर्च कर सकते हैं। मतलब फैक्ट्री के किसी एक पर्टिकुलर रूम में नहीं, वेयर हाउस के किसी एक पर्टिकुलर रूम में नहीं, आप पूरे का पूरा वेयर हाउस में सर्च कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट में क्या समझे, अगर कोर्ट को लगता है कि अपने प्रोसीडिंग के पर्पस को पूरा करने के लिए वाइडर सर्च की जरूरत है, तो वो इशू भी ऑर्डर कर सकती है कि ठीक है, फिर आप पूरी की पूरी जगह में कर लीजिए छानबीन। ठीक, तो ये थे सबसेक्शन 1 के वो 3 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के। 96 सेक्शन का सबसेक्शन 2 बोलता है कि देखो फ्रेंड्स, हमने थर्ड पॉइंट में क्या समझा था कि कोर्ट पूरी की पूरी फैक्ट्री में सर्च करने का ऑर्डर इशू कर सकती है, कोर्ट पूरे के पूरे वेयर हाउस को सर्च करने में बोल सकती है। लेकिन सबसेक्शन 2, 96 सेक्शन का सबसेक्शन 2 ये बोलता है, अगर कोर्ट चाहे तो वो पूरे के पूरे फैक्ट्री में छानबीन करने के बजाय सिर्फ इतना ऑर्डर दे सकती है कि इस फैक्ट्री के फ्लोर नंबर 2 के रूम नंबर 4 में जाकर के सर्च कर लो, या फिर वेयर हाउस के रूम नंबर 5 में सर्च कर लो। एक पर्टिकुलर रूम, एक पर्टिकुलर जगह, वहां पे सर्च करने का ऑर्डर दे सकती है। तो उससे पूरा एक तरह से यकीन है कि इस फ्लोर के इस रूम में हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो वहां पर वो ये नहीं बोलेंगे पूरे के पूरे फैक्ट्री में सर्च करो, वो एक पर्टिकुलर रूम या एक पर्टिकुलर ड्रॉअर में भी सर्च करने को बोल सकती है। ये भी क्लियर। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, अगर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्च करने हैं, तो उस केस में कोई भी नॉर्मल मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता है। वहां पर CDM या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ही ये राइट होता है, वही ऑर्डर जो है, मतलब वही क्या है, सर्च वारंट इशू कर सकता है, कोई नॉर्मल मैजिस्ट्रेट नहीं। आई होप सेक्शन 96 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 97। ओवरव्यू देखो पहले कि ये सेक्शन आखिर अप्लाई कब होता है। अगर मान लो कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी प्लेस है जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी का सामान, या फिर कोई इलीगल ऑब्जेक्ट, इलीगल गुड्स बनाए जा रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बेचे जा रहे हैं या संभाल के रखे जा रहे हैं, तो ऐसे केस में मैजिस्ट्रेट क्या है, पुलिस को सर्च वारंट इशू करती है। लेकिन कोई भी नॉर्मल मैजिस्ट्रेट ये सर्च वारंट इशू यहाँ भी नहीं कर सकता है। 3 तरह के मैजिस्ट्रेट बताए गए हैं जिनके पास हक है। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नंबर 2 सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, नंबर 3 फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। यही वो मैजिस्ट्रेट है जिनके पास राइट होता है पुलिस को सर्च वारंट इशू करने का। लेकिन अब ये भी नहीं कि मैजिस्ट्रेट के मन में आया कि ये एक जगह है, यहाँ पर सर्च करने का वारंट इशू कर दो। नहीं, मैजिस्ट्रेट को अगर कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, पुलिस से मिली है या किसी ने भी कंप्लेंट करी है या कहीं से उसको इंफॉर्मेशन मिली है कि एक ABC करके प्लेस है, यहाँ पर क्या है, जो ऑब्जेक्शनेबल गुड्स है, जो इलीगल गुड्स है वो बनाए जा रहे हैं, उसको पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी फ्रेंड्स वो वारंट इशू नहीं करेगा। जब कहते हैं मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिल गई, राइट,
अब मैजिस्ट्रेट पहले अपनी तरफ से भी वेरीफाई करवाने की कोशिश करेगा, चेक करेगा, थोड़ी बहुत इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। जब अब मैजिस्ट्रेट को अंदाजा नहीं, देखो या फ्रेंड्स यहाँ पे उसने अंदाजा नहीं लगाना, स्ट्रॉन्गली बिलीव हो जाए, किस बात का बिलीव हो जाए कि यस ये ऐसे करके एक प्लेस है जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हुई है, जहां पर इलीगल गुड्स बनाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इस तरह के काम सच्ची में हो रहे हैं, उसको एक स्ट्रॉन्गली बिलीव हो जाए, तभी क्या है वो पुलिस को सर्च वारंट इश्यू करेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस में कांस्टेबल से ऊपर के रैंक की होनी चाहिए, जिससे वो वारंट इशू हो रहा है ना, वो पुलिस कांस्टेबल से ऊपर के रैंक की होनी चाहिए। इतना सभी को क्लियर। अब हम समझेंगे कि जब पुलिस को मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट इशू हो गया है, तब पुलिस के पास कौन कौन सी पावर्स आ जाती हैं। फ्रेंड्स इसको एक स्टोरी की तरह समझना। अब ये जो पावर्स है ना, वो क्लॉज ए टू ई के बीच में बताई गई है, हम स्टोरी की तरह समझेंगे, फिर हमको याद हो जाएंगे, ठीक है। सुनो क्या होता है। मैजिस्ट्रेट को कहीं से खबर मिली थी कि एबीसी करके, ये एबीसी करके एक प्लेस है, इस प्लेस में स्टोलन प्रॉपर्टीज हैं, इलीगल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, सेल किए जाते हैं। फिर मैजिस्ट्रेट ने क्या करा, इस प्लेस को अपने तरीके से पहले वेरीफाई करा, थोड़ी बहुत करी इन्वेस्टिगेशन, उसको यकीन हो गया कि हाँ इस प्लेस में ऐसा है। फिर मैजिस्ट्रेट ने क्या करा, पुलिस ऑफिसर को वारंट इश्यू कर दिया। मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर आप हैं, आपको वारंट इश्यू हो गया है, अब आपके पास आ गई है पावर। अब आप लोग पता है क्या करोगे, ये वो प्लेस है, ठीक है, आप लोग सबसे पहले इसमें एंटर करोगे। क्लॉज ए बोलता है आपके पास पावर है इस प्लेस में एंटर करने की, ठीक। अगर आपको जरूरत पड़े किसी दूसरे लोगों की भी इस प्लेस में एंटर करने की, तो आप वो भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों की हेल्प क्यों यार, अगर लोग तोड़ना है, दरवाजा तोड़ना है या गार्ड की मदद की जरूरत है, तो मतलब आप हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। चलो पहले आप एंटर कर गए इस प्लेस में। अब जब आप एंटर कर गए हो, अब दूसरी पावर क्या है, अब आप यहाँ पर आए हो, चाय पानी पीने तो नहीं आए, क्यों आए हो, हाँ सर्च करने आए हो। अब आप इस प्लेस में सर्च करोगे, वो स्टोलन प्रॉपर्टी, वो जो भी इलीगल गुड्स थे, आर्टिकल्स थे, उन्हें सर्च करोगे। सर्च करा, आपको पता क्या हुआ, यहाँ पर एक ये गुड मिला जो कि आपको लगा ये तो चोरी का सामान लगता है। दूसरा आपने इधर घूमते घूमते गए, आपको लगा अरे ये तो इलीगल आर्टिकल्स हैं जो बेचे जा रहे हैं, आपने सर्च कर लिया। तीसरा राइट, अब आप क्या करोगे, जो वो आपको मिले हैं गुड्स, आप उन्हें सीज कर लोगे, जब्त कर लोगे। अब आपके पास राइट है, आपको जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी के इलीगल आर्टिकल्स गुड्स मिले हैं, आप उन्हें सीज कर लोगे, जब्त कर लोगे। जब्त हो गए। फोर्थ पॉइंट ऑफ डी क्लॉज बोलता है कि उन जब्त की गई चीजों का आप करोगे क्या। अब आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। नंबर वन, मान लीजिए आपने इसे सीज करा है, अब आप इसे या तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, या फिर इसको गार्ड के पास सेफ रखो, या फिर आप इसे किसी सेफ जगह पे रख दोगे अभी के लिए, जब तक के लिए ऑफेंडर नहीं पकड़ा जाता है। बी भी समझ गया। लास्ट सी क्लोज बोलता है, अगर मान लीजिए आप जिस जगह पर आए हो वहां पर कुछ लोग भी थे, कुछ लोग भी थे, और आपको शक है कि इनमें से ये जो कुछ लोग हैं, ये इन गलत आर्टिकल्स को, ये जो चोरी के सामान है, इनको बेचने में, खरीदने में, बनाने में, रखने में इंक्लूडेड है, शामिल है। तो बोलो अब आप लोग क्या करोगे उन लोगों का। यस, उन्हें आप लोग अपनी कस्टडी में ले लोगे और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दोगे। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके सब सेक्शन 2 के बारे में। हम कब से समझ रहे हैं ना अभी कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं ये, लेकिन ये कौन से आर्टिकल्स होते हैं यार जो इलीगल माने जाते हैं। फ्रेंड्स नकली सिक्के, नकली कॉइन्स, ये इलीगल है अपने पास रखना या इन्हें बेचना या इन्हें मैन्युफैक्चर करना या बनाना भी। नकली कॉइन्स, नकली करेंसी, सिर्फ नकली नोट और नकली कॉइन ही नहीं, नकली नोट से नकली कॉइन्स बनाने वाली कोई मशीन भी तो होगी ना, कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स भी होंगे, ये भी इलीगल माने जाएंगे। इवन कोई भी फॉल्स
रजिस्टर, कोई भी फॉल्स रजिस्ट्री, कोई भी फॉल्स मार्कशीट, कुछ भी फॉल्स सर्टिफिकेट, ये सब कुछ इलीगल ऑब्जेक्ट्स में आता है। ये सब, इसके अलावा जो भी गंदी गंदी मूवीज या पिक्चर्स होती हैं, मतलब समझ रहे हो, ये सब भी इलीगल है। क्योंकि कोई गलत इस तरह की पिक्चर्स को आप बेच रहे हो, मतलब ये सब क्या है यार, तो ये सब भी इलीगल है। समझ गए ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का मतलब? तो ये सारी चीजें इलीगल आर्टिकल्स मानी जाती हैं। इन्हें अगर आप बेचते हो या फिर मैन्युफैक्चर करते हो या अपने पास रखते हो तो वो गलत माना जाता है। तो इन्हीं चीजों को सर्च करने के लिए ही सर्च वारंट इशू होता है। आई होप सभी को सेक्शन 97 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 98। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक के, किसी मैगजीन के छपे हुए कंटेंट में आ करके गवर्नमेंट बोले कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, ये गवर्नमेंट के नाम पे फॉरफिट हो चुकी है? ऐसा क्या हो गया यार? सुनो सेक्शन 98 क्या बोलता है। अगर कहते किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में, कोई भी मैगजीन हो चाहे वो, उसमें कोई कंटेंट ऐसा छपा हुआ है जो BNSS एक्ट के ये कुछ सेक्शंस, सेक्शन 150, 194, 195, 292, 293, 297, इनके अगेंस्ट है कंटेंट। बोले तो जैसे कि वो कोई ऐसा कंटेंट है जो इमोरल चीजों को बढ़ावा दे रहा है, किसी धर्म के रिलेटेड कुछ गलत है, या कुछ अश्लीलता फैलाने लायक है, लाइक समथिंग दैट, उस केस में फिर जो गवर्नमेंट है, एक बात याद रखो, मैं यहाँ पे कोर्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं स्टेट गवर्नमेंट बोल रही हूँ। तो याद रखना सेक्शन 98 में स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, ठीक है? तो एग्जाम में कंफ्यूज होकर के कोर्ट मत लिखना, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब सुनो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल, उसमें ना वो बकायदा अपना फ्रेंड्स रीजन भी लिखेगी, कारण लिखेगी कि उसे क्यों लगता है कि इस न्यूज़पेपर का या इस बुक का ये जो कंटेंट है वो इलीगल है, ऐसा क्यों लगता है उसको, अपना रीजन देगी। थर्ड, फिर वो क्या है, डिक्लेयर कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। क्या डिक्लेयर कर देगी कि ये जो न्यूज़पेपर का ये जो है, या ये जो बुक है, या ये जो मैगजीन है, ये गवर्नमेंट के नाम पे फॉरफिट हो गई। फॉरफिट का मतलब कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रही है, अब गवर्नमेंट के नाम पे फॉरफिट हो गई है। एंड गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि जिसने भी अब इस मैगजीन को या इस बुक को अपने पास रखा या बेचने की कोशिश करी, फिर वो बोलेंगे तुम तो अब गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो कहते गवर्नमेंट ने कर दिया है उसे फॉरफिट। अब यहाँ पर फिर पुलिस के पास क्या पावर आ जाएगी? एक बार फिर से अब आप लोग पुलिस ऑफिसर बनो। गवर्नमेंट ने क्या है, एक बुक है मान लीजिए, उसको लगता है कि उसका जो कंटेंट है वो BNSS के ये सेक्शंस के अगेंस्ट है, उसमें इलीगल कंटेंट है, तो गवर्नमेंट ने उसे फॉरफिट कर दिया। अब आप पुलिस ऑफिसर हो तो आपके पास क्या पावर आ गई? अब आपके पास ये पावर आ गई कि इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे वो घर है, किसी का ऑफिस है, कोई लाइब्रेरी है, कोई स्कूल है, कोई भी जगह है, कहीं से भी उस बुक की अब जितनी भी कॉपीज है आप सबको सीज कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी जगह में एंटर करके उसे सर्च करने के बाद उस बुक की कॉपीज को अब आप क्या है, सीज कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। सिर्फ बुक नहीं, कोई भी वो डॉक्यूमेंट, वो कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, कोई भी डॉक्यूमेंट जो लगता है गवर्नमेंट को कि सेक्शंस के अगेंस्ट है, वो उसे फॉरवर्ड कर देती है। और पुलिस क्या करती है, आप लोग समझ गए हो, उसे इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने से उस कॉपीज को जब्त कर लेगी। क्लियर? और बात बताऊं, मैजिस्ट्रेट का नाम तो आपने सुना ही है। अगर मान लो मैजिस्ट्रेट को भी कहते, किसी जगह पे रीजनेबल सस्पिशन हो, एक रीजनेबल शक हो कि ये एक जगह है, यहाँ पर इस बुक के कॉपीज मिलने का पूरी पूरी क्या बोलो संभावना है, ठीक है, कि हाँ हो सकती है, तो यहाँ क्या होगा, जो मैजिस्ट्रेट है ना वो वारंट इशू कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो वारंट है ना वो सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, उसे ही इशू किया जाएगा। फिर क्या होगा, अब जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट इशू हो गया तो जो वो पुलिस को वारंट इशू हुआ है वो उस जगह में एंट्री करेगी,
सर्च करेगी और फिर अगर उसे वो डॉक्यूमेंट या वो बुक मिल गई तो वो उसको सीज कर लेगी। ये भी क्लियर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 98 के सबसेक्शन 2 के बारे में। ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर और बुक का मतलब यहाँ पर क्या है। उसका मतलब है जो न्यूज़पेपर या फिर जो बुक्स प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 में रजिस्टर्ड है ना, उन्हें यहाँ पर न्यूज़पेपर एंड बुक्स माना गया है। लेकिन एक और बात यार, हम कब से बोल रहे हैं कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर ये सेक्शंस के अगेंस्ट हैं तो उन्हें इलीगल कंटेंट माना जाएगा और गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेगी। लेकिन डॉक्यूमेंट बोले तो क्या क्या सिर्फ न्यूज़पेपर, क्या ओनली बुक्स एंड मैगजीन्स, मतलब ओनली पेपर को ही आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोला है? नो, डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर कहते कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, इवन कोई पोस्टर, कोई बैनर, कोई भी विजिबल चीज जिसमें आप कोई कंटेंट दिखा रहे हो, अगर वो ये सेक्शंस के अगेंस्ट है तो उन्हें भी डॉक्यूमेंट माना गया है। मतलब कि बुक में कुछ इलीगल कंटेंट है तो आप सिर्फ उसे ही यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं करते, अगर किसी पेंटिंग में भी वो सेक्शंस के अगेंस्ट है कुछ तो वो भी यहाँ पे फॉरफिट होगी। किसी पोस्टर में आपने कुछ गलत दिखाया है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफिट होगी, उसे भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही माना गया है। सबसेक्शन 2 क्लियर। बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी पेंटिंग को या किसी न्यूज़पेपर को या किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बार कहते हैं सेक्शन 98 के तहत फॉरफिट कर दिया तो डायरेक्टली आप उसे कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये प्रूफ करना है, मान लीजिए पिंकू की बुक को गवर्नमेंट ने फॉरफिट घोषित कर दिया, अब यहाँ पे पिंकू कहता है ऐसा तो कुछ था भी नहीं इलीगल जो आपने फॉरफिट कर डाला इसको। पिंकू गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? हम जानते हैं कि अगर सेक्शन 98 के तहत डिसीजन ले हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो चैलेंज नहीं हो सकता डायरेक्टली। लेकिन सेक्शन 99 में वो तरीका एक बताया गया है जिस तरीके से अब पिंकू क्या है कोर्ट में जा करके बोल सकता है कि मेरी बुक में कुछ भी इलीगल नहीं है। तो सेक्शन 99 में अब हम वही समझेंगे, अगर किसी ने गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज करना है तो कैसे किया जाएगा। तो याद रखना सेक्शन 98 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 99 में जो मेथड बताया गया है उसी तरीके से चैलेंज हो सकता है, किसी और मेथड से नहीं। तो उसके लिए अब समझना पड़ेगा सेक्शन नंबर 99। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 99। हमने पिछले सेक्शन में क्या समझा कि पिंकू बोलता है कि गवर्नमेंट ने उसकी बुक को फॉरफिट कर दिया लेकिन उसके बुक में तो कुछ भी इलीगल है ही नहीं। अब हम जानते हैं कि पिंकू सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 99 में जो तरीका बताया गया है उसी के तहत ही हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो सेक्शन 99 समझे। सबसे पहले इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। देखो यार पिंकू क्यों कर रहा था, चैलेंज करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी बुक थी, उसको नुकसान हो गया है बुक फॉरफिट होने से। लेकिन पिंकू को क्यों नुकसान हो रहा है? आप खुद सोचो यार, अगर आपकी बुक अब बिकेगी नहीं तो नुकसान तो फाइनेंशियली होगा ना। यस, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जो बुक का ऑथर होता है उसे ही नुकसान होता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली जो बुक का ऑथर है या ऑनर है क्या सिर्फ वही चैलेंज कर सकता है कोर्ट में? नो, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट, जिस भी पर्सन का उस डॉक्यूमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट था एंड उसको लॉस हो रहा है, वो पर्सन क्या है कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। आप मुझे खुद बताओ, एक पब्लिशर है जिसने बुक को पब्लिश करा, अगर बुक अब फॉरफिट ही हो गई है क्या वो पब्लिश कर पाएगा? नो। तो क्या उसका यहाँ पे लॉस हुआ? यस। क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करता था, अब जब बुक बिकेगी नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा? क्या उसका नुकसान हुआ यहाँ पर? यस। जो सेलर था, जो उसे सेल करता था बुक को या फिर उस न्यूज़पेपर को या उस मैगजीन को, अब जब वो सेल ही नहीं कर पाएगा क्या उसका यहाँ पे लॉस हुआ? यस। तो पब्लिशर है, ऑनर है, ऑथर है, या वो सेलर है या प्रिंटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको भी जिस भी पर्सन को उस डॉक्यूमेंट के फॉरफिट होने से लॉस हुआ है वो पर्सन कहते हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन कब? जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अब फॉरफिट हो गया है,
उस दिन से लेकर के विद इन 2 मंथ्स, 2 महीनों के अंदर अंदर कहते हैं आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी होती है। सभी को सबसेक्शन 1 क्लियर? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, आप जो एप्लीकेशन डालते हो वहां पर आप ये लीगल ग्राउंड सामने रखते हो, इस मुद्दे पे एप्लीकेशन डालते हो कि सेक्शन 98 सबसेक्शन 1 के तहत हमारे इस बुक में या हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी इलीगल नहीं था। इस बात को मुद्दा बनाते हुए, एक लीगल ग्राउंड बनाते हुए ही आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हो, एप्लीकेशन देते हो। बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बुक में इस बात को में लेकर के फॉरफिट कर दिया गया है कि उसमें रिलीजियस के रिलेटेड कुछ गलत था, मान लो, कितना सीरियस मैटर है ना ये, कि वो सच्ची में कुछ गलत बोला गया था या नहीं। क्या ये एक सिंगल जज इसके ऊपर आसानी से डिसीजन ले सकता है? नो। ये कितने सीरियस मैटर्स है कि उसमें कुछ इलीगल कंटेंट था या नहीं। एक कहते सिंगल जज यहाँ पर डिसीजन नहीं लेगा, उनका स्पेशल बेंच ही क्या है, ये डिसीजन लेता है। मतलब अगर मान लो 3 जजेस है ना वहां पर, तो 3 जज का एक स्पेशल ग्रुप होता है, वो लेंगे डिसीजन मिल करके, सो डैट जो डिसीजन है वो केयरफुली अच्छे से लिया जा सके। एक ही बंदे के ऊपर ये बात नहीं छोड़ देते कि तू जरा डिसाइड कर ये इलीगल था या नहीं। नहीं, स्पेशल बेंच ही जजेस का ये डिसाइड करता है, मतलब उनका स्पेशल एक ग्रुप बनाया जाता है 3 या 4 जजेस का, वही डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं इसे सबसेक्शन 3 के बारे में। अब यहाँ पर जो वो जज डिसीजन लेगा वो एक अंदाजे के बेसिस पे नहीं कहते ले सकते, ये सीरियस मैटर है। तो यहाँ पर अगर मान लो किसी बुक को लेकर के इश्यू हुआ या किसी न्यूज़पेपर को लेकर के या जिस भी डॉक्यूमेंट को लेकर के, उसकी एक कॉपी या वो डॉक्यूमेंट क्या है उनके सामने बकायदा पेश किया जाएगा। अगर मान लो मैं बोलूं कि ये इसमें इलीगल कंटेंट है, मैं ऐसे कह दूं जज जी नहीं था कुछ, वो सोचेगा हाँ नहीं ही होगा, ऐसे अंदाजा नहीं लगना। अगर मैंने एप्लीकेशन डाली है तो बकायदा इसे पेश करूंगी, ये देखिए। अब जज क्या करेगा, इसमें जो भी पिक्चर्स लगी हुई है, कुछ भी विजिबल कंटेंट है, कुछ भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, सबको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर बताएंगे कि ये चीज जो इसमें मेंशन है वो इलीगल है या नहीं। मतलब बहुत केयरफुली ये डिसीजन जो है उनको लेना पड़ता है। आई होप सभी को 3 सबसेक्शन क्लियर करते हैं। सबसेक्शन 4 की, मान लो गवर्नमेंट कहती थी, उसने ना हमारा ये कंटेंट जो था ना, जो बुक थी उसको फॉरफिट कर डाला कि इसमें इलीगल कंटेंट है। सबसेक्शन 3 के तहत मैंने इसको पेश कर दिया। अब जजेस ने क्या करा, मान लो जजेस के ग्रुप में इसको प्रॉपर्ली चेक करा, इसके एक एक वर्डिंग को पढ़ा, इसकी फोटोज को देखा, जो भी इसमें विजिबल था हर एक चीज को अच्छे से उन्होंने जज करा। फिर मान लो जो वो है जजेस, वो कहते हैं इसमें तो कुछ इलीगल नहीं है भाई, सब चंगा भला तो है। तो फिर लेकिन गवर्नमेंट ने तो फॉरफिट का ऑर्डर दिया था, वो फिर फॉरफिट का ऑर्डर यहाँ पे फ्रेंड्स रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे हम तो एग्जांपल में पिंकू की बुक लेकर चले थे है ना, तो पिंकू की बुक में मान लो जजेस ने ये ऑर्डर दे दिया कि कुछ इलीगल नहीं था, तो गवर्नमेंट का वो फॉरफिट वाला ऑर्डर जो है वो रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो भी उस बुक का या उस डॉक्यूमेंट का ऑनर होता है ना, उससे उसका हक वापस मिल जाता है। क्योंकि फॉरफिट पे हमने क्या समझा, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहती है। फॉरफिट का मतलब है यहाँ पर कि गवर्नमेंट उसको अपने नाम पे कर लेती है, और मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी वो रहती ही नहीं है। अगर किसी के पास भी बुक या वो मैगजीन या कुछ भी मिलता है तो उसको सीज कर लिया जाता है, मतलब ऑनर से एक तरह से उसका हक छीन लिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको अपने नाम पे कर देती है। लेकिन अब जैसे ही जजेस के द्वारा वो फॉरफिट का ऑर्डर हुआ कैंसिल, तो जो भी उस डॉक्यूमेंट का ऑनर होता है ना, उसे उसका हक वापस मिल जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर पिंकू की बुक फिर से बिकेगी, फिर से सेल होगी, लोग फिर से खरीदेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन 5 पता है क्या बोलता है, अगर मान लीजिए स्पेशल बेंच जो वो ग्रुप था जजेस का, वो 3 जजेस का था, एक पिंकू पिंकू तो चलो हमारे यहाँ पे एक 3 जजेस का था, मान लो एक टिंकू था, एक मिंकू था, एक चिंकू था, ठीक। टिंकू मिंकू चिंकू, टिंकू और मिंकू कहते हैं ये गवर्नमेंट का ऑर्डर गलत था, चिंकू बोलता इलीगल ही है। लो जी, 3 जज, 2 माने बैठे हैं, एक रूठा बैठा है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो फिर ठीक है ना, कहते 2 जजेस तो माने बैठे हैं ना कि इलीगल नहीं है, तो मेजोरिटी को देखो ना।
अगर मान लो जितने जजेस हैं, 3 है 4 है, मान लो जितने भी हैं, अगर उसमें से कोई नहीं मान रहा है, वो गवर्नमेंट के ही साथ में है, तब हम मेजोरिटी देखेंगे। मेजोरिटी में जजेस का क्या आंसर है। हमारे एग्जाम्पल में टिंकू मिंकू, चिंकू में से सिर्फ चिंकू उठा बैठा है, टिंकू मिंकू कहते हैं कुछ इलीगल नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ इलीगल नहीं है, पिंकू को उसकी बुक का हक मिलेगा। आई होप सभी को सेक्शन 99 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 100। क्या किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना, इलीगल डिटेंशन या फिर किडनैप करना, ये सब सही है? नहीं ना। तो यहाँ पर सर्च वारंट इश्यू होता है अगर ऐसा ही कोई केस बन जाए तो। सेम यही बात यहाँ रिपीट होगी कि मैजिस्ट्रेट कौन से मान लो सर्च वारंट इश्यू कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। इट मीन्स ये केस में भी कोई जूनियर मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इश्यू नहीं कर सकता है। इतनी बात क्लियर। अब लेकिन हम ये भी जानते हैं मैजिस्ट्रेट ऐसे ही हवा में उड़ी बातों पे तो वारंट इश्यू नहीं करता है। उससे क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव, पक्के से यकीन होना चाहिए कि यस ये एक पर्टिकुलर ए पर्सन है जिसको कि जबरदस्ती अपने पास रोक के रखा है या बंद किया हुआ है अपने घर में या कहीं पर भी, तभी वो क्या है सर्च वारंट इशू करता है। एंड किसे, ऊपर के रैंक का जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको। फिर हम जानते हैं जब पुलिस को सर्च वारंट मिल जाता है तो उसके पास पावर आ जाती है कि अब वो उस प्लेस में एंट्री कर सकता है, सर्च कर सकता है। लेकिन सर्च वारंट में जो भी दायरा दिया हुआ है उतनी ही जगह पे सर्च होता है और उसी मेथड से ही सर्च करती है पुलिस। अब मान लीजिए जो मेन बात हमको समझनी है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी समझ ही चुके थे, अब जो आपको समझना है, अगर मान लीजिए एक्चुअली ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टोरी सुनाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि अगर पुलिस को वो मिस्टर एक पर्सन जो है वो मिल जाए तो क्या होगा। सुनो, मान लीजिए पिंकू के घर में सब परेशान है, सब परेशान हो रहे, पिंकू अभी तक घर क्यों नहीं आया, शाम पड़ गई है तो सुबह से गया है, ये कहाँ चला गया अभी तक नहीं आया। तो अब पेरेंट्स को तो चिंता होती है ना, तो अपने नेबर से पूछने लगे कि पिंकू को किसी ने देखा क्या। तो मान लो उनके एक नेबर ने बोला कि जो पिंकू है ना उसको हमने मिस्टर ए के घर जाते देखा था, लेकिन हमें पता नहीं वो बाहर आया कि नहीं, हाँ उसके घर में जाते हमने देखा था। तो पिंकू के पेरेंट्स मिस्टर ए के घर चले गए कि पिंकू सुबह आप ही घर आया था, शाम पड़ गया, अभी तक वो आया क्यों नहीं। मिस्टर ए ने झूठ मूठ बोल दिया, नहीं 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 हमारे घर पे नहीं है, हमारे घर पे नहीं है। उसने पिंकू को पेरेंट्स को अपने घर के अंदर आने नहीं दिया और बाहर से वापस भेज दिया। तो फिर पेरेंट्स एंड नेबर मिलकर के फिर गए, उन्होंने फिर मिस्टर ए ने ऐसा ही करा कि नहीं पिंकू यहाँ पे नहीं है, क्यों मेरे घर पे अंदर आपको आना है, जाइए जाइए जाइए। तो फिर यहाँ पर अब पेरेंट्स कहते तो बड़ी गड़बड़ होगी भाई, घर के अंदर हमें ये जाने नहीं दे रहा है, और इनका कहना है कि पिंकू गया ही इन्हीं के घर पर था अंदर, अब करे तो क्या करे। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट पहुंचती है, मान लो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, कि हमें पता पूरा यकीन है कि मिस्टर ए ने ही हमारे पिंकू को जबरदस्ती अपने घर के अंदर रोके रखा है। अब अगर मैजिस्ट्रेट को बिलीव हो जाए कि हाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मैजिस्ट्रेट ने क्या करा, पुलिस को सर्च वारंट दे दिया कि जाइए जाकर के उस घर में सर्च करके आइए और पिंकू को ढूंढिए। तो पुलिस को पावर मिल गई क्योंकि वारंट इश्यू हो गया मैजिस्ट्रेट की तरफ से। तो पुलिस ने क्या करा, वो मिस्टर ए के घर में, उसको पुलिस को तो रोक नहीं सकता था, उसके पास सर्च वारंट था, वो घर में घुस गए, उन्होंने पूरी की पूरी छानबीन करी, घर में सर्च करा, पिंकू मिल गया यार। अब यहाँ पर क्या होगा, पुलिस को पिंकू मिल गया, पुलिस ने क्या करा, पिंकू को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब मैजिस्ट्रेट देखो मिस्टर ए ने उसे छुपा के रखा था ना जबरदस्ती, तो उसके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन होगा ही नो डाउट। लेकिन पिंकू का क्या होगा, अब जो मैजिस्ट्रेट है वो दो तरह के डिसीजन ले सकता है पिंकू के लिए। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पिंकू सेफ है, सब ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, वो कहेगा चलो इसको रिलीज कर दो, इसको इसके पेरेंट्स के पास वापस भेज दो घर पर, सब ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पिंकू के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, इसके ऊपर खतरा है कुछ, तो यहाँ पर वो कह सकते हैं कि इसे अभी पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, इसे लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। तो मतलब क्या, पिंकू के रिगार्डिंग जान तो मैजिस्ट्रेट बोल देगा कि सब सेफ है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है बेटा, आराम से अपने घर पे मौज कर, या वो क्या कहेगी इसे लीगल प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि ये अभी भी अनसेफ है।
ठीक। एंड मिस्टर ए का तो हम जानते हैं क्योंकि उसने जबरदस्ती इलीगल तरीके से पिंकू को अपने घर पे रखा हुआ था, तो उसके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन होगा ही होगा। तो ये था वो जब किसी को जबरदस्ती आप रोक करके रखते हो उसकी मर्जी के अगेंस्ट, इलीगल डिटेंशन, तो ऐसा होता है। आई होप सभी को सेक्शन 100 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 101। फ्रेंड्स, ये सेक्शन बात करता है अगर किसी वुमेन को या फीमेल चाइल्ड, मतलब जो 18 ईयर्स से कम की उम्र की होती है, उनको कोई इलीगल तरीके से डिटेन करता है फॉर अनलॉफुल पर्पस, जैसे कि इलीगल मैरिज या कुछ और अनलॉफुल पर्पस, तो ऐसे केस पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। यहाँ पता क्या होता है, मैजिस्ट्रेट वही है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लेंट है सिर्फ एमए नहीं कर दी जाती। याद रखना, वुमेन के केस में ओथ पर आप कसम खा के बोलोगे मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, इस वुमेन को किसी ने इलीगल डिटेन कर लिया है, तभी मैजिस्ट्रेट मानेगा। ठीक, तो ये बात याद रखना, ओथ वाली। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसकी मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको, ठीक है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टोरी सुन के मजा आता है ना। हाँ, मान लीजिए पिंकी एक 16 साल की 16 इयर्स की बच्ची है, एंड उसकी पड़ोसन आंटी उसके घर से थोड़ी दूरी पे है। वो कहती है कि अरे बेटा तेरे को मैथ्स नहीं समझ में आता, ले मैं तो अपने जमाने में टॉपर थी, तेरे को यूं समझा दूंगी। तो पिंकी की मम्मा कहते ठीक है, फिर काम करिए, आप मेरी बेटी को अपने घर ले जाइए, इसे पढ़ा दीजिए, फिर घर भेज दीजिएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो जो पड़ोसन आंटी थी ना, उसकी बहन के साथ एक प्लानिंग थी। पता है क्या, यहाँ पर उसने ये प्लान कर रखा था कि हमारे एरिया में है एक 16 साल की बच्ची है पिंकी, एक काम करती हूँ मैं पढ़ाई के बहाने उसको अपने घर पे बुलाऊंगी और फिर दूर तेरे शहर में भेज दूंगी, तुम उसे अपने घर के काम मस्त करवाना, कोई तनख्वाह देने की चिंता ही नहीं है, मस्त घर के काम कराना, बच्ची है क्या ही कर लेगी, मतलब कहाँ ही भाग जाएगी, तुम इसे मस्त काम करवाना अपने घर पे। इसके घर पे मैं बोल डालूंगी कि मुझे क्या पता, मैंने तो पढ़ाने के बाद इसको भेज दिया था, आपकी बेटी कहाँ गई हमको क्या पता, मैं ऐसे मुकर जाऊंगी, तुम इससे मस्त अपने घर के काम करवाती रहना। मुझे बताओ क्या ये अनलॉफुल पर्पस है? यस। तो फिर यहाँ पर अब क्या हो गया, उन्होंने ऐसा करा भी। अब पिंकी की मम्मी क्या है, जब उस पड़ोसन आंटी के घर पे जाती है वो ऐसे ही मुकर जाती है, मुझे क्या पता, मैंने तो आपकी बेटी को घर भेज दिया था, मुझे क्या पता कहती। तो फिर लेकिन उन्हें शक है कि नहीं हमारी बेटी तो घर पर आई ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, इसने इलीगली डिटेन करा हमारी बेटी को कहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो ओथ पर, हम जानते हैं वो ओथ पर क्या है, मैजिस्ट्रेट का पेरेंट्स कंप्लेंट करेंगे पिंकी के। ठीक, उन्होंने कंप्लेंट कर डाली। अब मैजिस्ट्रेट पता है क्या करेगा, वो पड़ोसन आंटी को ऑर्डर देगा लिबर्टी का, मतलब उस चाहे वो वुमेन है या फिर वो फीमेल चाइल्ड है, कि इन्हें क्या करो, इनकी आजादी दो, लिबर्टी छोड़ो, आजाद करो ने, या फिर उनको उसके हस्बैंड के पास वापस भेजो, बच्ची है तो उसके पेरेंट्स के पास, उसके गार्डियन के पास वापस भेजो उसको। ऑर्डर दे दिया, आप ऑर्डर नहीं मान रहे हो, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट पुलिस को भी फोर्स यूज करने का ऑर्डर दे सकता है कि अपनी फोर्स यूज करके उस बच्ची को रेस्क्यू करवाया जाए। तो जब पुलिस को ऑर्डर मिल गया तो पुलिस क्या करेगी, आएगी, करेगी सर्च, ढूंढेगी उस बच्ची को और करेगी रेस्क्यू, पूरी की पूरी अपनी फोर्स का यूज करना पड़ जाए तो फिर वो यूज करेगी। तो फिर क्या होगा, अब पिंकी पुलिस को मिल गई तो पुलिस पिंकी को उसको घर वालों के पास वापस भेज देगा, एंड वो जो पड़ोसन आंटी उसकी बहन आपस में मिली हुई थी, इन लोगों को क्या किया जाएगा, अब अपनी कस्टडी में ले लिया जाएगा, इनके अगेंस्ट होगा लीगल एक्शन। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है सिंपली कि देखो उस बच्चे को उसके घर पे वापस भेज दो, उसे आजाद करो, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर नहीं बात बन रही तो फिर वो पर्सन या उस ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या है, फिर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देता है फिर कि पुलिस को कि करिए अपने फोर्स का यूज और करवाइए उस वुमेन को या उस बच्ची को रेस्क्यू। सो आई होप सभी को सेक्शन ये पहला भी क्लियर हो गया 101। Good. Now let's talk about section number 102. यहाँ पर पता है क्या बोला गया है, देखो यार अगर आपको कॉलेज में जाना है तो पहले स्कूल की पढ़ाई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तभी कॉलेज जाओगे ना। यहाँ पर भी पता है क्या बोला है, सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100 इनके तहत सर्च करने जा रहे हो, लेकिन उससे पहले कहते जो ये सेक्शंस है 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81,
इनके प्रोविजंस फॉलो किए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेक्शन 96 के तहत आपने सर्च करने जाना है कि मिस्टर ए के घर में इलीगल सामान पड़ा हुआ है जो कि आपने सर्च करना है। उससे पहले अप्लाई होगा सेक्शन नंबर 102 जो ये कहता है कि पहले ये सेक्शंस के प्रोविजंस को यूज करो, इनको देखो। मतलब कि आपके पास प्रॉपर नोटिस है या नहीं, रिकॉर्ड है, ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एविडेंस क्या है। मतलब जो ये वाले सेक्शंस में बताया गया है कि पहले वो बातें पूरी हो रही है, वो हो रही है तभी जाइए सर्च करने, वरना नहीं। कॉलेज जाना है पहले स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करो, तो सर्च करना तो पहले ये जो कुछ सेक्शंस बताए गए हैं इनकी प्रोविजंस देखो पूरी हो रही है, उसके बाद ही सर्च करने जाओगे। बहुत सिंपल था सेक्शन 102। आई होप क्लियर। तो फ्रेंड्स, तो सर्च एंड सेव के रिमेनिंग जो सेक्शंस है वो हम अपकमिंग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।